अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल मेथड। तो बायोलॉजिकल मेथड को हम एक डेफिनेशन के ज़रिए समझते हैं। द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड एक ऐसा साइंटिफिक मेथड है जिसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। इट ऑलवेज स्टार्ट विद द ऑब्जर्वेशन, ये हमेशा ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट की जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक जाने से पहले प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व तो करेंगे ना, एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। तो ऑब्जर्वेशंस किस तरह बनाई जाती हैं, इनको देखते हैं। द ऑब्जर्वेशंस आर मेड विद 5 सेंसेस: विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। ऑब्जर्वेशंस को 5 सेंसेस से बनाया जाता है। नंबर 1 इज द विजन, 2 इज द हियरिंग, थर्ड वन स्मेल, fourth taste and fifth one is the touch. तो there are 2 types of the observation। तो चले देखते हैं वो 2 types कौन कौन सी हैं। Number 1 is the quantitative observation and the second one is the qualitative observation। क्वांटिटेटिव जिसका नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इसमें नंबर्स का जिक्र आएगा, और क्वालिटेटिव यानी इसमें ये क्वालिटी से रिलेटेड है। ओके, अब हम 1 by 1 इसको डिस्कस करते हैं। Quantitative observations. In this, variables are measurable and are recorded in terms of number. Quantitative observations में variables को record किया जाता है numbers की टर्म में। इसकी एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। For example, the freezing point of water is 0 degree Celsius and the boiling point is the 100 degree Celsius. Here, 0 and 100 are number. 0 and 100 are numbers. तो इसमें क्या हमने देखा, नंबर से रिलेटेड है ये। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज द 100 डिग्री सेल्सियस। ये किसकी एग्जांपल हमने देखी है, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की। अब चलते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन की तरफ। इट इज़ रिलेटेड टू द क्वालिटी और काइंड, ये क्वालिटी से रिलेटेड है। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर देन बॉइलिंग पॉइंट, यानी जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का वो कोल्डर देन है बॉइलिंग पॉइंट। इसमें कोल्डर क्या है, क्वालिटी है। आप ये देखें, इसमें कोई नंबर का जिक्र नहीं आया, इसमें क्वालिटी का जिक्र आया है। और अगर हम क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की एग्जांपल में जाते हैं तो इसमें नंबर्स का जिक्र है लेकिन क्वालिटी का जिक्र नहीं आया। ऑब्जर्वेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। हाइपोथेसिस इज द टेंटेटिव मतलब टेम्परेरी एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। हाइपोथेसिस क्या है कि ये ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन की एक्सप्लेनेशन है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। हाइपोथेसिस कैन बी द रिजल्ट ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग और इट कैन बी द कंसीक्वेंस ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग। हाइपोथेसिस डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग के जरिए बनाई जाती है। तो चले देखते हैं कि डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डिडक्टिव रीजनिंग क्या है। डिडक्टिव रीजनिंग मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी ये जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आती हैं। इट इज़ एन इफ देन लॉजिक, इसको इफ देन लॉजिक भी कहा जाता है। इट इन्वॉल्व्स ड्राइंग स्पेसिफिक कंक्लूजन्स फ्रॉम सम जनरल प्रिंसिपल और अजम्पशंस। इसमें क्या है कि आपने स्पेसिफिक कंक्लूजन, स्पेसिफिक नतीजे निकालने होते हैं जनरल प्रिंसिपल और अजम्पशंस के ज़रिए। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी एक्सेप्ट दैट ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, अगर हम ये कबूल कर लेते हैं कि तमाम परिंदों के पास पर होते हैं, एंड दैट स्पैरोज आर बर्ड्स, तो क्या स्पैरोज क्या हैं, बर्ड्स हैं, परिंदे हैं। देन वी कंक्लूड दैट, फिर उसके बाद हमने क्या नतीजा निकाला, दैट स्पैरोज हैव विंग्स, कि स्पैरो के पास भी विंग्स होते हैं। यहाँ देखें, ये जनरल से स्पेसिफिक की तरह जाती हैं। यहाँ ऑल बर्ड्स की बात की, ऑल बर्ड्स क्या हैं, जनरल है, ठीक है। और फिर बाद में क्या किया, इसको स्पेसिफिक कर दिया स्पैरो के साथ। दैट वी एक्सेप्ट दैट दी ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, सबसे पहले हमने जनरल बात की कि तमाम परिंदों के पर होते हैं। फिर उसके बाद हम स्पेसिफिक चले गए स्पैरो की तरफ। हमने बात नहीं की क्रो की, हमने बात नहीं की पिजन की, हमने बात नहीं की ईगल की, हम डायरेक्ट स्पेसिफिक हो गए स्पैरो के साथ। स्पैरोज आर बर्ड्स, फिर हमने बात की स्पैरो के बारे में कि स्पैरोज क्या है, वो भी क्या है, बर्ड्स हैं। और फिर हमने कहा स्पैरोज हैव विंग्स, तो स्पैरो के पास भी पर होते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग की तरफ। इंडक्टिव रीजनिंग मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल।
ये स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाती हैं। इट बिगन्स विद स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस, ये स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होती हैं एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जनरल प्रिंसिपल, और फिर जनरल प्रिंसिपल की फॉर्मेशन की तरफ जाती हैं। इसको भी एक एग्जाम्पल के ज़रिए से समझते हैं। इफ़ वी नो डैट स्पैरोज हैव विंग्स, अब देखें यहाँ स्पेसिफिक बात की है, जो कि इंडक्टिव रीजनिंग कहती है कि हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाएंगे, तो क्या हो गए, वो स्पेसिफिक हो गए स्पैरो के साथ। स्पैरोज हैव विंग्स एंड आर बर्ड्स, तो स्पैरो के पास पर होते हैं और वो बर्ड्स हैं। एंड वी नो डैट ईगल, पैरट, क्रो आर बर्ड्स, ये भी क्या है, बर्ड्स हैं। तो हमने एंड पे कंक्लूजन क्या निकाला, डैट ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, तो तमाम परिंदों के पास पर होते हैं। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं वेज ऑफ हाइपोथेसिस की तरफ, कि कौन कौन से ऐसे वेज हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके ज़रिए से हाइपोथेसिस को बनाया जाता है। नंबर 1 इज़ द इमेजिनेशन, तसव्वुरात के ज़रिए हाइपोथेसिस को बनाया जाता है। नंबर 2 इज़ द एस्थेटिक प्रेफरेंस, यानी ब्यूटी ऑफ नेचर को देखते हुए भी हाइपोथेसिस बनाई जा सकती हैं। रिलीजियस और फिलोसॉफिकल आइडियाज़ के ज़रिए बनाया जा सकता है हाइपोथेसिस को। कंपैरिजन विद अदर प्रोसेसेस, इसको दूसरे प्रोसेसेस के साथ कंपेयर करके भी बनाया जा सकता है। डिस्कवरी ऑफ वन थिंग व्हाइल लुकिंग फॉर सम अदर थिंग्स, और एक चीज़ को पर एक्सपेरिमेंट करते हुए दूसरी चीज़ अगर डिस्कवर हो जाए तो उससे भी हाइपोथेसिस बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट के साथ हमें अक्सर इस तरह हुआ है कि वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे किसी और चीज़ पर और डिस्कवर हो गई दूसरी चीज़। तो इन तमाम पांचों तरीक़ों के ज़रिए से हाइपोथेसिस को बनाया जाता है। अब हम देखते हैं कि हाइपोथेसिस के बाद कौन सा स्टेप नेक्स्ट आता है। तो जो स्टेप नेक्स्ट आता है उसका नाम है एक्सपेरिमेंटेशन। Biologists perform experiments to see if hypotheses are true or not. बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं ये देखने के लिए कि क्या हाइपोथेसिस ठीक है या गलत है। एक्सपेरिमेंटेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट। आपके रिजल्ट को समराइज़ किया जाता है। रिपोर्ट, उसके बाद जो स्टेप आता है वो होता है रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट। फिर आपके रिज़ल्ट की रिपोर्टिंग होती है, आपके जो रिज़ल्ट हैं उनको मुख्तलिफ जर्नल में पब्लिश किया जाता है अगर वो बिल्कुल ठीक हैं तो ये थे तमाम के तमाम बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप। नेक्स्ट हम चलते हैं थ्योरी की तरफ, थ्योरी की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। थ्योरी इज़ अ सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस दैट इज़ सपोर्टेड बाय रिजल्ट ऑफ मैनी टेस्ट। बहुत से टेस्ट करने के बाद जो हाइपोथेसिस को बहुत से टेस्ट करने के बाद जिस हाइपोथेसिस को सपोर्ट किया जाता है उसको कहते हैं थ्योरी। इट इज़ अ सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस। नेक्स्ट चलते हैं कि गुड थ्योरी क्या होती है। गुड थ्योरी की दो क्वालिटीज़ यहाँ मेंशन है जिसको हम देखते हैं। अ गुड थ्योरी में सजेस्ट न्यू एंड डिफरेंट हाइपोथेसिस। एक गुड थ्योरी को सजेस्ट करनी चाहिए डिफरेंट और न्यू हाइपोथेसिस। नेक्स्ट चलते हैं अ गुड थ्योरी इज़ प्रिडिक्टिव। एक गुड थ्योरी जो होती है वो प्रिडिक्टिव मतलब एक्यूरेट होती है, उसमें कोई फ्लॉज नहीं होते। एंड हैज़ एक्सप्लेनेटरी पावर, और उसके पास एक्सप्लेनेटरी पावर होती है। अ थ्योरी ऑफ दिस काइंड इज़ कॉल्ड प्रोडक्टिव, और इस किस्म की थ्योरी को हम प्रोडक्टिव थ्योरी कहते हैं। मतलब ऐसी थ्योरी जो कि एक्यूरेट हो, प्रिडिक्टिव हो और उसमें एक्सप्लेनेटरी पावर हो तो उसे हम कहेंगे प्रोडक्टिव थ्योरी। नेक्स्ट चलते हैं साइंटिफिक लॉ की तरफ कि साइंटिफिक लॉ क्या होता है। अ साइंटिफिक लॉ इज़ अ यूनिफॉर्म और कॉन्स्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। इट इज़ वर्चुअली एन इररिफ्यूटेबल थ्योरी। ठीक है, साइंटिफिक लॉ कॉन्स्टेंट फैक्ट होता है नेचर का जिसको जुटलाया नहीं जा सकता, जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। और इसकी एग्जांपल्स की तरफ अगर हम आते हैं तो इसमें नंबर 1 एग्जांपल है हार्डी वेनबर्ज लॉ एंड द सेकंड वन इज़ द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये दो क्या थी, एग्जांपल्स थी साइंटिफिक लॉ की। अब हम जल्दी से रिवाइज करते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने बायोलॉजिकल मेथड के बारे में पढ़ा जिसकी सबसे पहले हमने पढ़ी डेफिनेशन। वो डेफिनेशन क्या थी, साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व। बायोलॉजिकल मेथड एक ऐसा साइंटिफिक मेथड है जिसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है और ये ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होती हैं। फिर हमने देखा ऑब्जर्वेशंस कैसे बनती हैं। ऑब्जर्वेशन 5 सेंसेस के ज़रिए बनती है। नंबर 1 इज़ द विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। इनके ज़रिए से ऑब्जर्वेशंस को बनाया जाता है। फिर हमने ऑब्जर्वेशंस की टाइप्स पढ़ी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस,
Number 1 is the quantitative observation and the second one is the qualitative observation. Quantitative observations ऐसी observations होती हैं जिसमें वेरिएबल्स को नंबर्स की टर्म में रिकॉर्ड किया जाता है, और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन ऐसी ऑब्जर्वेशन होती है जिसमें जो रिलेटेड होती हैं क्वालिटी से. क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस एंड दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस. हमने पढ़ा कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है वाटर का वो 0 है और बॉइलिंग पॉइंट 100 है, तो 0 और 100 आर क्वांटिटी, ये क्या है, नंबर्स हैं. ठीक है. उसके बाद क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में हमने एग्जांपल पढ़ी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ कोल्डर देन बॉइलिंग पॉइंट, कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है वाटर का वो बॉइलिंग पॉइंट से कोल्डर है, तो कोल्डर इसमें क्या है, क्वालिटी है. फिर नेक्स्ट हमने हाइपोथेसिस की तरफ मूव किया और हाइपोथेसिस की डेफिनेशन पढ़ी. द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस. और हाइपोथेसिस को दो तरीके से किया जाता है, डिडक्टिव रीजनिंग के ज़रिए से और इंडक्टिव रीजनिंग के ज़रिए से. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आपने दो आपने टाइप्स पढ़ी हैं ऑब्जर्वेशन की, क्वान्टिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन. इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस दैट कम इन योर एग्जाम, जो आपके एग्जाम में आता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे से याद करना है. और जो अब नेक्स्ट डिफरेंस हम पढ़ने जा रहे हैं डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड में पूछा जाता है. डिडक्टिव रीजनिंग ऐसी रीजनिंग थी जो मूव करती थी जनरल से स्पेसिफिक की तरफ, जबकि इंडक्टिव रीजनिंग ऐसी रीजनिंग थी जो कि मूव करती थी स्पेसिफिक से जनरल की तरफ. इसकी एग्जाम्पल में हमने पढ़ा दैट ऑल बर्ड्स हैव विंग्स. ऑल बर्ड्स क्या थे, जनरल बात थी. उसके बाद हम स्पैरो की तरफ मूव कर गए कि स्पैरोज आर बर्ड्स, सो वी से दैट स्पैरो हैव विंग्स, तो हम स्पेसिफिक की तरफ आ गए. इंडक्टिव रीजनिंग की एग्जांपल में हमने पढ़ा कि स्पैरोज हैव विंग्स, स्पेसिफिक से हम स्टार्ट हुए और हमने कहा स्पैरोज हैव विंग्स एंड आर बर्ड्स. उसके बाद हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, कि स्पैरो अगर विंग्स रखती है और वो बर्ड है तो इसका मतलब ये है कि ईगल, पैरट, क्रो वो भी तो बर्ड्स हैं, तो उनके पास भी विंग्स होने चाहिए. तो हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ चले गए. नेक्स्ट फिर हमने पढ़े वेज ऑफ हाइपोथेसिस, जो कि 5 थे. नंबर 1 इज़ द इमेजिनेशन, एस्थेटिक प्रेफरेंस, रिलीजियस और फिलोसॉफिकल आइडियाज़, कंपैरिजन विद अदर प्रोसेसेस, डिस्कवरी ऑफ वन थिंग वाइल लुकिंग फॉर सम अदर थिंग. तो ये तमाम क्या थे, हाइपोथेसिस के वेज थे. फिर हम चले गए एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ, जिसमें देखा जाता है कि एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं कि क्या हाइपोथेसिस ठीक है या गलत है. फिर रिजल्ट को समराइज़ किया जाता है और फिर उनकी रिपोर्टिंग की जाती है और उसके बाद उसको पब्लिश कर दिया जाता है. फिर हमने डेफिनेशन पढ़ी थ्योरी की, जो कि सीरीज़ है हाइपोथेसिस की, जिसको सपोर्ट किया जाता है मैनी टेस्ट के ज़रिए. उसके बाद हमने गुड थ्योरी की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी. गुड थ्योरी ऐसी थ्योरी होती है जो कि न्यू हो और डिफरेंट हाइपोथेसिस रखती हो, और ऐसी थ्योरी जो कि एक्यूरेट हो और एक्सप्लेनेटरी पावर रखती हो वो भी गुड थ्योरी कहलाती है, और ऐसी थ्योरी को हम प्रोडक्टिव थ्योरी भी कहते हैं. नेक्स्ट हम फिर चले गए साइंटिफिक लॉ की तरफ. साइंटिफिक लॉ ऐसा लॉ होता है जो कि यूनिफॉर्म होता है और कॉन्स्टेंट फैक्ट होता है नेचर का, और जिसको जुटलाया नहीं जा सकता. फिर हमने पढ़ी इसकी एग्जाम्पल्स, जो कि थी हार्डी-वेनबर्ग लॉ एंड द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक. अगर आप चाहते हैं कि आपको इसके नेक्स्ट टॉपिक्स की वीडियो फ़ौरन मिल जाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट. मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.